Hello students, welcome back to the next lecture, that is the lecture number 9 of atomic structure. So in our previous lecture we were discussing about the quantum numbers, and our topic of discussion of last topic was azimuthal quantum number. So azimuthal quantum number, information conveyed by the azimuthal quantum number, that was the last topic which we discussed. यहाँ एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि एजीमुथल क्वांटम नंबर जो है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, पर्टिकुलरली इन डिसाइडिंग द एनर्जी व्हेन इलेक्ट्रॉन इज़ प्रेजेंट इन द सेम एनर्जी शेल. मान लीजिए आपके किन्हीं दो इलेक्ट्रॉन्स के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू n इज इक्वल टू 1 है. मान लीजिए फर्स्ट एनर्जी शेल, सेकेंड एनर्जी शेल में, सॉरी फर्स्ट एनर्जी शेल में तो है नहीं, सेकेंड एनर्जी शेल n इज इक्वल टू 2 है. तो अगर आप एक आपका s सब शेल में है इलेक्ट्रॉन और एक p सब शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन है, तो दे विल हैव डिफरेंट एनर्जीज. हाउ वी डिसाइड द एनर्जी इन दैट केस? दैट एनर्जी इज डिसाइडेड बाय n+l रूल. इसको n+l रूल से डिसाइड करते हैं. एंड व्हाट इज दिस n+l रूल, और इट इज आल्सो कॉल्ड बोहर-बरी रूल. दिस रूल स्टेट्स दैट energy of an electron will be higher if n+l value is higher. अगर किसी इलेक्ट्रॉन के लिए n+l वैल्यू ज़्यादा है तो उसकी एनर्जी भी ज़्यादा होगी. जैसे एक केस जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की डिस्कशन करेंगे, हाउ टू फिल द इलेक्ट्रॉन्स इन द वेरियस ऑर्बिटल्स, तो वहाँ पे हम एक चीज़ बताएंगे दैट 4s इज़ हैविंग एनर्जी लेस देन 3d. आई एम टॉकिंग अबाउट ऑफ कोर्स द एम्प्टी ऑर्बिटल. जब तक ये ऑर्बिटल एम्प्टी है, इनमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तब तक की बात कर रहा हूँ मैं. तो 4s की एनर्जी 3d से कम होती है. अगर आप देखें तो 4n की वैल्यू 4 है, ये यहाँ दिस इज़ द वैल्यू ऑफ n. यह मैं अभी आपको ऑर्बिटल लिखना बताऊंगा, तब बताऊंगा. यहाँ पे n की वैल्यू लिखते हैं. दिस इज़ s सब शेल, तो इसका वैल्यू क्या होती है? s के लिए 0, तो इसके लिए वैल्यू क्या हो गई? 4. इसके लिए n की वैल्यू क्या है? 3. और d के लिए वैल्यू जो होती है वो 2, दैट इज़ 5. तो 3 + 2 5, दिस इज़ 4 + 0, दैट इज़ 4. सो दिस थर्ड 3d ऑर्बिटल इज हैविंग एनर्जी हायर देन दैट ऑफ 4s, डिस्पाइट द फैक्ट दैट द n value of principal quantum number for this is more than this because of this rule. n+l value is higher, so its energy will be higher. So you have to remember this rule. So it is very important. तो एक तो आपने ये ध्यान रखना है कि n+l rule जो है that decides what will be the order of energy of electrons in various energy shells. दूसरी चीज़ आपने ये चीज़ ध्यान रखनी है, नोट करके रखनी है, that angular momentum of electron in a given subshell is always same irrespective of fact in which principal cell it is present. आपके किस प्रिंसिपल एनर्जी शेल में है इलेक्ट्रॉन, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. अगर सब शेल सेम है तो उनका एंगुलर मोमेंटम सेम रहेगा. जैसे मान लीजिए 4s ऑर्बिटल है और तीसरा आपका 3s, तो दोनों इलेक्ट्रॉन कौन से सब शेल में हैं? दे बोथ आर प्रेजेंट इन द s सब शेल. तो इन दोनों के लिए मैंने बताया था एंगुलर मोमेंटम इज गिवन बाय l × l+1 × h/2π. तो क्योंकि दोनों के लिए l की वैल्यू 0 है, तो यहाँ पे l की वैल्यू 0 पुट करेंगे आप, तो दिस 0 × 1 0, सो एंगुलर मोमेंटम विल बी ऑफ कोर्स 0. सो इन दैट केस l × l+1, ये आपने ध्यान रखना है. एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू निकालनी है, तो आपने किस प्रिंसिपल शेल में आपका इलेक्ट्रॉन है,
सिर्फ ये किस सब शेल में इलेक्ट्रॉन है, सिर्फ आपने ये देखना है, आपने ये बिल्कुल नहीं देखना कि उसका जो ये प्रिंसिपल एनर्जी शेल क्या है, सिर्फ सब शेल देखना आपने और कुछ नहीं देखना। यहां पे ये ध्यान रखना है कि जब हम एंगुलर मोमेंटम की बात कर रहे हैं तो ये जो फार्मूला हमने यूज किया, दिस एंगुलर मोमेंटम इज फॉर ऑर्बिटल मोशन, ये ऑर्बिटल मोशन के अंदर है, तो ये ध्यान रखना है। तो ऑर्बिटल में जब इलेक्ट्रॉन आपका मोशन मूव कर रहा है तब ये है। नाउ द थर्ड क्वांटम नंबर इज योर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इट इज डिनोटेड बाय लेटर स्मॉल m। इसको हम किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल m से डिनोट करते हैं। एंड दिस क्वांटम नंबर कैन हैव वैल्यूज फ्रॉम -L टू +L। -L से लेके +L तक की वैल्यू हो सकती है इसकी, वेयर L इज योर एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। जैसे अगर हमारी n की वैल्यू 1 है, 0 है, सॉरी 1, 0 तो हो ही नहीं सकती n की वैल्यू। इफ इट इज 1 देन L इज इक्वल टू 0, तो L की वैल्यू 0 आएगी। L की वैल्यू सॉरी L की वैल्यू नहीं, n की वैल्यू है, L की वैल्यू 0 और m की वैल्यू क्या आएगी? 0। सॉरी n 1 है तो L 0 है तो m क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो इसकी एक ही वैल्यू होगी। इसमें आपने ये ध्यान रखना है कि इस मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की जितनी वैल्यूज होती हैं दे डिसाइड अबाउट द ऑर्बिटल। क्यों डिसाइड करते हैं ये ऑर्बिटल? ऑर्बिटल के बारे में हमने कहा कि ऑर्बिटल क्या है? इट इज द स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन विद ए गिवन अमाउंट ऑफ एनर्जी इज मैक्सिमम। क्योंकि जो आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है इट गिव यू द डायरेक्शन ऑफ ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड, कि आपका इलेक्ट्रॉन क्लाउड किस डायरेक्शन में घूमा हुआ है। ओरिएंट का मतलब होता है किस डायरेक्शन में घूमा हुआ है। अब ऐसा क्यों होता है? उसका कारण ये है क्योंकि इलेक्ट्रॉन हमारा एक चार्ज्ड पार्टिकल है और ये मोशन में है, और कोई भी चार्ज पार्टिकल जब मूव करता है इट ऑलवेज गिव राइज टू ए मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ दिस मूविंग इलेक्ट्रॉन विल इंटरेक्ट विद द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ। किसी भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर दूसरा मैग्नेटिक फील्ड हो तो दे विल इंटरेक्ट। तो इंटरेक्शन की वजह से डिपेंडिंग अपॉन दियर डायरेक्शंस ऑफ पोल्स, नॉर्थ नॉर्थ, साउथ साउथ, किस तरीके से है, नॉर्थ की तरफ नॉर्थ है या साउथ है, कैसे है, किस तरीके से है, उस हिसाब से आपका इलेक्ट्रॉन का क्लाउड भी क्या हो जाएगा? ओरिएंट हो जाएगा। अब जिस डायरेक्शन में आपका इलेक्ट्रॉन क्लाउड ओरिएंटेड है ऑफ कोर्स उधर आपके इलेक्ट्रॉन के मिलने के चांसेस भी ज़्यादा हैं। तो उस डायरेक्शन में क्योंकि इलेक्ट्रॉन के मिलने के चांसेस है, प्रोबेबिलिटी इज मैक्सिमम, सो दैट इज आल्सो द ऑर्बिटल। सो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें क्या देता है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बेसिकली हमें ये बताता है कि किसी गिवन सब शेल में कितने ऑर्बिटल होंगे। जैसे हमारा ये फर्स्ट एनर्जी शेल है, इसमें एक सब शेल है और उस एक सब शेल के अंदर एक ही आपका ऑर्बिटल है। ठीक है, ये जैसा कि मैंने कल भी एग्जांपल में बताया था कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज जस्ट लाइक द हाउस। कई जगहों पे मकान छोटे होते हैं तो उनमें एक ही कमरा होता है, तो उस कमरे को आप मकान कह लीजिए, उस कमरे को आप कमरा कह लीजिए, ठीक है। और उस कमरे के अंदर कोई और छोटी पार्टिसिपेशन अगर हम करना चाहते हैं तो वो भी वो कमरे को ही बिलोंग करेगी। तो ये उस तरीके की है। तो इसके अंदर नंबर ऑफ पार्ट जो ऑर्बिटल्स हैं वो कितने होंगे? 1, क्योंकि यहाँ पे L की वैल्यू 0 है तो M की वैल्यू 1 है। और नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने हो गए इसमें नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स होंगे आपके दैट विल बी 1 बिकॉज M इज हैविंग ओनली 1 वैल्यू। तो आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। ठीक है, सो हियर इट विल बी ओनली 1 ऑर्बिटल। अब इस ऑर्बिटल को हम लिखेंगे कैसे? ऑर्बिटल को लिखने का सबसे बढ़िया जो तरीका है हमारा केमिस्ट्री के अंदर वो क्या है?
हम ऑर्बिटल के अंदर जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, सबसे पहले प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को लिखते हैं, दैट इज 1। उसके बाद L इज इक्वल टू 0, जो एजीम्यूथल क्वांटम नंबर के लिए हमने डेजिग्नेशन दिया था कि L0 के लिए S सब शेल, L1 के लिए P सब शेल, L2 के लिए D सब शेल, L3 के लिए F सब शेल, तो हम क्या लिखेंगे, L एजीम्यूथल क्वांटम नंबर की वैल्यू के हिसाब से उसका सब शेल का डेजिग्नेशन क्या था। L0 के लिए डेजिग्नेशन क्या था, S, तो अगर हम इसके साथ 1 के साथ S लगा देंगे तो हमारा ये जो ऑर्बिटल है, एकमात्र ऑर्बिटल जो फर्स्ट एनर्जी शेल में है, वो बन जाएगा 1s। अब मान लीजिए हमारी n की वैल्यू है 2, तो L की वैल्यू 2 के लिए हमारी L की दो वैल्यूज होती हैं। n की वैल्यू 2 के लिए L इज इक्वल टू 0 और L इज इक्वल टू 1। जब n2 के लिए L की वैल्यू 0 है तो S की m की वैल्यू 0 ही है, तो आपके S सब शेल में एक ऑर्बिटल होगा, और जब L की वैल्यू 1 है तो m की वैल्यू हमारी होगी -1, 0 + 1, तो टोटल वैल्यू कितनी हो गई 3। और ये टोटल वैल्यूज कितनी होगी मिला के, L इज इक्वल टू 0 और L इज इक्वल टू 1 के लिए 4, तो इसके अंदर नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने होंगे सेकेंड एनर्जी शेल में, दैट विल बी 4। और वो 4 ऑर्बिटल कौन कौन से हैं, एक तो पहले n की वैल्यू 2, L की वैल्यू 0 के लिए डेजिग्नेशन S, तो एक ऑर्बिटल को तो हम लिखेंगे 2s। ये जो 3 ऑर्बिटल है ये कैसे लिखे जाएंगे, पहले 2 और L इज इक्वल टू 1 के लिए डेजिग्नेशन क्या है P, P के नीचे आप m की वैल्यू लिख दीजिए -1, 2p0 और 2p + 1। ठीक है, इनको 2px, 2py, 2pz भी लिखते हैं हम, बिकॉज दे सिंपली डिनोट द 3 डिफरेंट डायरेक्शंस। इसी तरीके से अगर हम चलते चले जाएंगे तो हम बाकी जो आपके प्रिंसिपल एनर्जी शेल है उनके लिए भी नंबर ऑफ ऑर्बिटल लिख सकते हैं। जैसे n की वैल्यू अगर हमारे पास 3 होगी तो हमारे पास L की वैल्यू 0, L की वैल्यू 1 और L की वैल्यू 2। इनके लिए L इज इक्वल टू 0 के लिए m की वैल्यू 0, L इज इक्वल टू 1 के लिए -1, 0 + 1, और यहाँ m की वैल्यू -2, -1, 0 + 1 + 2, क्योंकि मैंने आपको बताया वैल्यू कितनी हो सकती है -L से +L तक, तो ये 5 वैल्यू है। तो पहले S सब शेल में इसमें एक ऑर्बिटल है, P में 3 है और D में 5 है, टोटल ऑर्बिटल कितने हो गए 9। तो उसी तरीके से हम लिख सकते हैं, ये हो जाएगा आपका 3px, 3py, 3pz या 3p-1, 3p0, 3p + 1। और जब इसके साथ जाएंगे तो इसमें ये 5 डायरेक्शंस हो गई। उन 5 डायरेक्शन को चाहे तो आप इन नंबर से लिख सकते हैं, चाहे आप इसको लिख सकते हैं। 5 ऑर्बिटल कौन कौन से हैं, 3d z², 3d x² - y², 3d zx या xz, 3d xy, 3d yz। ये 5 डायरेक्शंस को सिग्निफाई करते हैं। तो ये आपके ऑर्बिटल हो गए। इसी तरीके से जब आप आगे जाओगे तो f ऑर्बिटल आ जाएंगे, उस केस में 7 ऑर्बिटल्स होंगे f के अंदर, सो दे विल बी गिविंग यू द 7 डिफरेंट डायरेक्शंस। तो ये हमारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, ये हमें ये बताएगा कि किसी भी गिवन सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स हैं। जो चौथा क्वांटम नंबर है उसके बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था कि वो जो क्वांटम नंबर है चौथा, दैट इज एन आर्बिट्ररी नंबर। उसको हमने साइंटिस्ट ने सिर्फ इलेक्ट्रॉन को आइडेंटिफाई करने के लिए असाइन किया हुआ है। हमारा जो इलेक्ट्रॉन होता है उसके पास 2 तरह की मोशन होती हैं। एक तो वो न्यूक्लियस के चारों तरफ मोशन में है, दूसरा क्या है, वो इलेक्ट्रॉन जो है अपने खुद के एक्सिस पे स्पिन कर रहा है, इसमें घूम रहा है, सर्कुलर मोशन कह लीजिए आप, ठीक है, और ऊपर खुद के एक्सिस के ऊपर वो क्या कर रहा है, स्पिन कर रहा है। तो इस स्पिन को आइडेंटिफाई करने के लिए जो है वो आपको दिया गया स्पिन क्वांटम नंबर। चौथा क्वांटम नंबर था स्पिन क्वांटम नंबर। इसको हम स्मॉल s से लिखते हैं, और इसको स्मॉल s से लिखने का कारण क्या है, सॉरी, इसको स्मॉल s से लिखते हैं और इसकी वैल्यूज कितनी हो सकती हैं, s की 2 वैल्यू हो सकती है, या तो +½ या -½ +½ या -½ One of the value is denoting whether the electron is spinning in clockwise direction or it is spinning in the anti-clockwise direction. Clockwise और anti-clockwise direction को सिग्निफाई करता है ये सिर्फ +½ और -½ अब सोचने वाली बात है
कि अगर सिर्फ इसने ये डिनोट करना है कि वेदर इलेक्ट्रॉन इज स्पिनिंग इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन और इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, देन वाई दिस नंबर इज इन फ्रैक्शन, वाई इट इज़ नॉट इन होल नंबर। नहीं पसंद हमें फ्रैक्शन, मान लीजिए मेरे को ही पसंद नहीं है फ्रैक्शन, मेरे को तो नंबर पसंद है 4, तो इसकी वैल्यू +4 और -4 कर देता, बात तो वही थी, प्लस और माइनस साइन अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन हो जाते। सो वाई इट इज़ हैविंग +½ और -½ वैल्यू, ये ध्यान रखना है। स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू +½ और -½ कैसे आती है, ये आती है स्पेक्ट्रोस्कोपी से। ये ध्यान रखना है कि जितने भी क्वांटम नंबर हैं, जैसे एक प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को छोड़ दें, द चेंज इन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कैन बी +-1, +-2, +-3 एंड सो ऑन। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के अंदर जो चेंजेस हो सकते हैं वो हो सकते हैं +1 से चेंज हो जाए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, या -1 से चेंज हो जाए, +2 से हो जाए या +3 से हो जाए। ये चेंज होने का मतलब क्या है, मान लीजिए हमारे n = 3 थी, ये आपका n = 3 से जंप करके चला जाए n = 4 में, हायर एनर्जी शेल में चला गया, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में चेंज कितना आ गया, 4 - 3 + 1 का। अब ये 3 से जंप करके चला जाए 2 में, तो चेंज कितना आ गया, 2 - 3 दैट इज -1। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो किसी भी हायर एनर्जी शेल से किसी भी लोअर एनर्जी शेल में जंप कर सकता है, सो इट इज अलाउड वैल्यूज आर +-1, +-2, +-3, ये है। बाकी जितने भी क्वांटम नंबर हैं, चाहे वो एजीमुथल क्वांटम नंबर हो, चाहे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हो, चाहे स्पिन क्वांटम नंबर हो, उनके अंदर जो चेंज इन अलाउड है क्वांटम नंबर ΔQn, मैं क्वांटम नंबर को Qn से लिख रहा हूँ, दैट इज इक्वल टू +-1, क्योंकि मैंने इसमें सभी को इंक्लूड कर दिया इसलिए क्वांटम नंबर लिखा है। आप चाहें तो इसको ΔM, ΔL, ΔS भी लिख सकते हैं। अब क्योंकि ये +-½ से होना है चेंज, तो स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू भी +-½ से चेंज होनी है, +-1 से, सॉरी। तो +-1 से चेंज कब होएगी, जब इसकी खुद की वैल्यू क्या हो, +½ और -½ जैसे मान लीजिए आपने एनर्जी दी, स्पिन क्वांटम नंबर +½ से चेंज होके हो गया -½ तो चेंज कितना हुआ, -½ माइनस +1/2, तो ये कितना हो गया, -1/2 दैट इज -1। ठीक है, अगर ये -½ से +½ हो गया तो कितना चेंज हो गया, +1 से। इसलिए इसकी वैल्यू का +½ और -½ इसकी वैल्यूज रखी गई हैं। और ये सिर्फ आपको सिर्फ इलेक्ट्रॉन की ये बताता है कि किधर स्पिन कर रहा है। ठीक है, तो ये जो चारों क्वांटम नंबर है, इसको आप ये समझ लीजिए कि जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है n, मैंने शुरू में बताया था क्वांटम नंबर डिस्कस करने से पहले कि ये जो क्वांटम नंबर होते हैं बेसिकली ये गिव अस द इंफॉर्मेशन अबाउट द इलेक्ट्रॉन, कि आपके एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, कौन से इलेक्ट्रॉन की हम बात कर रहे हैं, एड्रेस की बात कर रहे हैं हम इलेक्ट्रॉन की इनडायरेक्टली। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें ये बताएगा कि प्रिंसिपल एनर्जी शेल कौन सा है जिसमें इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है। मतलब अगर हम एड्रेस की भाषा में चलें तो ये हमें ये बताएगा किस शहर में, अगर आदमी के बारे में बात करें, किसी की इलेक्ट्रॉन और आदमी को एनालॉग करें, एक आदमी को, पर्टिकुलर आदमी को एक इलेक्ट्रॉन के साथ, तो इलेक्ट्रॉन का शहर बताएगा ये। एल जो है वो क्या बताएगा, इलेक्ट्रॉन का मोहल्ला, वो किस मोहल्ले में, अगर इलेक्ट्रॉन को आदमी माने तो। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या बताएगा, मकान का नंबर। अब एक मकान में एक से ज़्यादा आदमी रह सकते होते हैं, तो स्पिन क्वांटम नंबर हमें क्या बताएगा, स्पिन क्वांटम नंबर हमें यह बताएगा कि कौन सा व्यक्ति उस मकान में। तो इट इज़ जस्ट लाइक द एड्रेस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन विद इन द एटम। सो वी विल स्टॉप ओवर हेयर रिगार्डिंग द क्वांटम नंबर्स। लेकिन हम अब बात करेंगे, मैं शेप्स ऑफ द ऑर्बिटल्स को अगर टाइम मिला तो डिस्कस करूंगा, क्योंकि ये क्वांटम नंबर के साथ ही एक इंपॉर्टेंट चीज आती है, दैट इज द फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वेरियस एटॉमिक ऑर्बिटल्स, जिसको हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम भी बोलते हैं। तो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखी जाएगी किसी इलेक्ट्रॉन को, व्हाट आर द रूल्स ऑन द बेसिस ऑफ विच द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस आर रिटन। तो हम बात करेंगे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, शेप हम इसके बाद करेंगे। हालांकि बुक्स के अंदर शेप पहले दी हुई है, लेकिन मैं
शेप्स को बाद में डिस्कस करूंगा, पहले मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करता हूं, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, किसी भी एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए हम 3 रूल का इस्तेमाल करते हैं, 3 नियम हैं हमारे पास। फर्स्ट वन इज कॉल्ड ऑफबाउ प्रिंसिपल। यहां पे ये ध्यान रखना है कि ऑफबाउ, इट इज नॉट नेम ऑफ एनी साइंटिस्ट, इट इज सिंपली ए वर्ड इन जर्मन विच मीन्स टू बिल्ट अप। ये एक शब्द है जिसका मतलब होता है टू बिल्ड अप। इट इज नॉट द नेम ऑफ साइंटिस्ट। सेकेंड इज Hund's rule of maximum multiplicity. Hund's rule of maximum multiplicity. कुछ लोग इसको सिंपली Hund's rule भी बोलते हैं। थर्ड इज पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ये 3 नियम हैं, 3 रूल्स हैं जिनके बेस पे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं किसी भी एलिमेंट की, या हम कह लें किसी भी एटम की, बिकॉज एलिमेंट के अंदर एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ एटम होते हैं। ये हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल बी टेकिंग अप द ऑफबाउ प्रिंसिपल। व्हाट डज दिस सेज? ऑफबाउ प्रिंसिपल states that electrons in various orbitals are filled in order of their increasing energies। कि जब भी हमने इलेक्ट्रॉन्स को फिलअप करना है डिफरेंट ऑर्बिटल्स में, तो हम उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है ऑर्बिटल विद लोएस्ट एनर्जी इज फिल्ड फर्स्ट। सबसे पहले वो ऑर्बिटल भरा जाएगा जिसकी एनर्जी सबसे कम है। ठीक है? तो जो सबसे कम एनर्जी का ऑर्बिटल है वो सबसे पहले भरा जाएगा। इसको आप ये समझ लीजिए, मान लीजिए आपने किसी छत पे जाना है, तो ऐसा नहीं है ना कि आप पहली सीढ़ी को छोड़ के सीधा जंप करें ऊपर की तरफ। ठीक है? आप सीधा दूसरे रखते हैं लोग पैर, मैं ये नहीं कहता रखते, लेकिन सिस्टम क्या है? सिस्टम ये है, आप सबसे पहले सबसे लोअर स्टेयर पे पैर रखेंगे, फिर उससे ऊपर वाली पे, फिर उससे ऊपर वाली पे, फिर उससे ऊपर वाली पे। यू विल क्लाइंब लाइक दैट। द स्टैंडर्ड मेथड इज़ दैट। बिल्कुल उसी तरीके से इसके अंदर है, जो सबसे कम ऑर्बिटल का एनर्जी का ऑर्बिटल होगा उसमें सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, उसके बाद उससे ज़्यादा एनर्जी वाले में, उसके बाद उससे ज़्यादा एनर्जी वाले में, फिर उससे ज़्यादा एनर्जी वाले में। और जो सबसे ज़्यादा एनर्जी का ऑर्बिटल होगा दैट विल बी फिल्ड एट द लास्ट, वो सबसे एंड में भरा जाएगा। अब नेचुरल सी बात है, अगर हमने इलेक्ट्रॉन्स को फिलअप करना है वेरियस एटॉमिक ऑर्बिटल्स में इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एनर्जी, अगर उनकी बढ़ती हुई एनर्जी के अंदर अगर हमने इनको इलेक्ट्रॉन को फिल करना है स्टार्टिंग फ्रॉम द लोएस्ट, तो हमें ऑर्बिटल्स की एनर्जी भी पता होनी चाहिए कि उनकी एनर्जी क्या है। तो इसमें 2 चीज़ ध्यान रखना। एक तो जब आपके किसी एक पर्टिकुलर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का जो एनर्जी शेल है उसके अंदर जितने भी ऑर्बिटल हैं, अगर वो सब के सब एम्प्टी हैं तो उन सब की एनर्जीज बराबर होती हैं। जैसे अगर आप हाइड्रोजन में देखें, मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे हाइड्रोजन में हमारे पास अगर हम इधर एनर्जी लें, ठीक है, और इधर हमारी एनर्जीज हैं, इधर हम ऑर्बिटल लें, ये हमारा 1s ऑर्बिटल है मान लीजिए। अब 2s के अंदर क्या है हमारे पास? एक तो 2s ऑर्बिटल है
और फिर 2p के अंदर 3 ऑर्बिटल्स हैं, ये हमारे 2p ऑर्बिटल्स हैं। तो हाइड्रोजन के अंदर क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन है वो इस ऑर्बिटल में रहेगा क्योंकि ये लोएस्ट एनर्जी का है, तो ये जो जितने भी ऑर्बिटल्स हैं ये चारों ऑर्बिटल एनर्जी में बराबर हैं। इसी तरीके से थर्ड एनर्जी शेल के जितने भी ऑर्बिटल्स हैं वो सब एनर्जी में बराबर हैं, फोर्थ वाले जो हैं वो सब के सब एनर्जी में बराबर हैं। जब तक ये खाली हैं तो एक ही प्रिंसिपल एनर्जी शेल के सभी ऑर्बिटल्स की एनर्जी बराबर रहेगी, ये ध्यान रखना है। पहली चीज़ तो ये ध्यान रखनी है। दूसरी चीज़ आपने ये ध्यान रखनी है कि जो एनर्जी ऑफ वेरियस ऑर्बिटल्स हैं इन डिफरेंट एनर्जी शेल्स, वो जो है दैट इज ड्राइव्ड बाय योर बोहर-बरी रूल, जो मैंने अभी बताया था N+L रूल। आपने एनर्जी का ऑर्डर देखना हो, हम एक्सप्लेन इसको बाद में करेंगे। ये हमारा फर्स्ट एनर्जी शेल, ये हमारा 2s, ये हमारा 2p के तीनों लिख रहा हूं मैं एक में ही। यहां 2p लिखने का मतलब है क्योंकि 2px, 2py और 2pz हुंड्स रूल में बताऊंगा, इन सब की एनर्जी बराबर होगी। आप देख भी सकते हैं इसमें n की वैल्यू क्या है 2। अब चाहे ये px ऑर्बिटल हो, चाहे py हो, चाहे pz हो, तो उसके लिए l की वैल्यू क्या है 1। तो सबके लिए n+l वैल्यू क्या है, n+l वैल्यू इज 2 + 1 दैट इज 3। तो तीनों ऑर्बिटल के लिए n+l की वैल्यू 3 है, तो इन तीनों की एनर्जी बराबर है, इसलिए मैंने तीनों को एक ही में लिख दिया 2p में। अब आ जाइए आप, इसी तरीके से आप नीचे लिख दीजिए 3s, 3p और 3d, क्योंकि थर्ड में d भी चला जाएगा, मैं इनके और सर्कल के बीच में लिख देता हूं 2s, 2p और ये 1s। इसी तरीके से नीचे चले जाइए 4s, 4p, 4d, 4f। उसके बाद आप क्या कीजिए, यहां से स्टार्ट हो जाइए, स्टार्ट कर दीजिए यहां से, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे और ऐसे नीचे लिखते चले जाना 5s, 5p, 5d, 5f, 6s, 6p नीचे लिख लेना और ऐसे चलना। हर बार आपने किधर से स्टार्ट करना है, यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द टॉप। हर बार आपको टॉप से स्टार्ट करना है। मैं इनको मिला भी सकता हूं, और अगर ये प्रॉपरली ना मिले क्योंकि ऊपर नीचे हो जाते हैं, तो आपको बस ये ध्यान रखना है हर बार नेक्स्ट लाइन के टॉप से स्टार्ट करना है और नीचे की तरफ आना है। इसको यहाँ से करेंगे तो ऑर्डर ऑफ एनर्जी क्या हो जाएगा, 1s इज हैविंग द लोएस्ट एनर्जी, उसके बाद 2s, फिर 2p, फिर 3s, फिर 3p, फिर 4s, फिर 3d, फिर 4p और इस तरीके से नीचे जाओगे आप 5s, 5p। अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ 5s मिलेगा, 5p, ठीक है, 5d, ठीक है, 5f लाइक दैट। तो इसके 3d के बाद 4p, 4p के बाद 5s, 5s के बाद 4d, फिर 5p, फिर 6s लाइक दैट। अब अगर आप इसको देखें कि ये रटने की चीज़ नहीं है कि आप इसको रटें, ये वैसे भी आपको पता लग जाना चाहिए। आप सिर्फ इनके, इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 है, इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 है, n की वैल्यू ज़्यादा है तो नेचुरल सी बात है इसकी एनर्जी ज़्यादा है। जब आपका n ज़्यादा होगा तो उसकी एनर्जी भी ज़्यादा होगी। अगर n सेम हो जाए, जैसे इसका और इसका n बराबर हो गया, उस केस में जिसकी l की वैल्यू ज़्यादा होगी उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी क्योंकि n+l रूल लग जाएगा। अगर वो आप रूल लगा के लिखेंगे तो यही ऑर्डर बनेगा आपका एनर्जी शेल्स की एनर्जी का। तो डोंट क्रैम इट, याद हो जाए अच्छी बात है, नहीं हो तो आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, इसको जस्ट यू गो बाय द n+l रूल। इसके बाद जो दूसरा हमारा रूल है वो है हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। नेक्स्ट इज योर हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। ये क्या कहता है, इट स्टेट्स दैट pairing of an electron in an orbital of a subshell
will not take place until each of orbital acquire one electron with पैरेलल स्पिन का मतलब जो एक्सिस के ऊपर स्पिन कर रहा है इलेक्ट्रॉन, मतलब जो एस स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू है वो सेम होएगी सभी इलेक्ट्रॉन के लिए। इसका मतलब क्या है, इसमें कुछ लोग ये भी यहाँ पे ए सब शेल की जगह मैंने एक सब शेल लिखा है टू जस्ट मेक इट सिंपलर टू लर्न। अदरवाइज मैं ये भी लिख सकता था इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल ऑफ डीजेनरेटेड, और ये भी लिख सकता था द पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स विल नॉट टेक प्लेस। वो मैं दूसरी भी लिख देता हूं, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स will not take place until each orbital acquire one electron with parallel spin, डीजेनरेटेड ऑर्बिटल का मतलब क्या होता है? डीजेनरेटेड ऑर्बिटल का मतलब ऐसे ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी बराबर है। तो ये नेचुरल सी बात है, एनर्जी किनकी बराबर होगी? एक सब शेल वाले ऑर्बिटल की, जैसे 2px 2py 2pz, ये सब के सब ऑर्बिटल्स क्या होंगे? बराबर एनर्जी के। तो अगर आप सब शेल कर रहे हैं तो ये सब के सब p सब शेल के अंदर हैं, आप ऐसे कह सकते हैं। या डीजेनरेटेड का मतलब जिनकी एनर्जी बराबर है। तो ये रूल ये कहता है कि जब तक बराबर एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं आ जाएगा सबके, तब तक किसी भी ऑर्बिटल में दूसरा इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा। मान लीजिए आपके पास 3 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं भरने के लिए, यू आर हैविंग ए टोटल नंबर ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट विद यू टू फिल इन द वेरियस ऑर्बिटल्स, और वो आपके ऑर्बिटल दे हैपन टू बी 2px 2py 2pz, तो ये तीनों ऑर्बिटल एक एक करके आएंगे इनमें तीनों में। अगर चौथा इलेक्ट्रॉन आएगा तो इसमें 2 होंगे, उससे पहले आप इसको नहीं लिख सकते। दिस इज द करेक्ट अकॉर्डिंग टू हुन्स रूल। लेकिन अगर आपने इसको ये लिख दिया 2px 2 2py 1, तो ये आपकी गलत हो जाएगी, क्योंकि उस केस के अंदर क्या है, तीनों ऑर्बिटल के पास एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं आया और आपने इसको क्या कर दिया? पेयर कर दिया, तो ये गलत है। अब यहां पे एक शब्द लिखा हुआ है, रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। What is the significance of this word maximum multiplicity? ये रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी क्यों कहलाता है? Why it is called रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी? ये आपकी आज की असाइनमेंट है, कोशिश कीजिए कि why it is called रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। नहीं समझ में आए, यू कैन आस्क मी by writing in the comment box, I will reply your query। तो इसको रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी क्यों कहते हैं, ये आपका आज का क्वेश्चन है, सोचना, इसके ऊपर दिमाग लगाना। तीसरा जो रूल है वो है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल कहता है no two electrons in an atom can have same set of all the four क्वांटम नंबर्स। आपके किसी भी एटम में
कोई भी दो इलेक्ट्रॉन ऐसे नहीं होंगे जिनके चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम हो, n, l, m और s। ये चारों क्वांटम नंबर दो इलेक्ट्रॉन के लिए एक जैसे नहीं होंगे। अगर हम इसको अप्लाई करें तो हम इससे कंक्लूड कर सकते हैं एन एटॉमिक ऑर्बिटल कैन हैव a maximum of 2 electrons with opposite spin कि एक ऑर्बिटल में दो से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, और अगर वो इलेक्ट्रॉन होंगे भी तो उनकी स्पिन अलग अलग होगी। ये मैंने जो लिखाए हैं, ये इलेक्ट्रॉन दिखाए हैं, एरो से दिखाते हैं इलेक्ट्रॉन्स को। ऑर्बिटल को जनरली सर्कल से या एक स्मॉल स्क्वायर से दिखा देते हैं। तो ये स्पिन मतलब क्लॉकवाइज स्पिन, ये क्या एंटी क्लॉकवाइज स्पिन। अपोजिट स्पिन का मतलब ये है। मैंने ऐसा क्यों कहा? अब मान लीजिए ये दो इलेक्ट्रॉन हैं, अगर इन दोनों की एक ऑर्बिटल में होते ही तो इन दोनों की स्पिन पैरेलल होती। इनके प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कैसे, इनके नंबर क्वांटम नंबर कैसे निकालेंगे? क्वांटम नंबर निकालने का तरीका क्या है? मैंने क्या बताया था ऑर्बिटल लिखते दफा कि ये किसकी वैल्यू होती है, n की। तो इसमें n की वैल्यू क्या है, 1। ये किसको दिखाता है? ये दिखाता है सबशेल। और s सबशेल के लिए l की वैल्यू क्या होती है, 0। m की वैल्यू क्या होगी? क्योंकि l 0 है तो m 0 हो गया। अब क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन इसी ऑर्बिटल में हैं तो इन दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए ये तीनों क्वांटम नंबर सेम है। n1 है, l 0 है और m 0 है। इसका मतलब अगर ये दोनों पैरेलल स्पिन के हैं तो 1/2 और दोनों के 1/2 कर दें तो ये गलत है अकॉर्डिंग टू दिस रूल। चारों क्वांटम नंबर बराबर नहीं हो सकते। इसका मतलब जो दूसरा इलेक्ट्रॉन है दैट इज बाउंड टू हैव द अपोजिट स्पिन। तो एक का स्पिन क्वांटम नंबर अगर +1 होगा तो दूसरा +½ होगा तो दूसरे का -½ होगा। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स के चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं है, देन इट इज अकॉर्डिंग टू पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। अब हम आज यहीं स्टॉप करेंगे क्योंकि टाइम पूरा हो गया लेक्चर का आज का। कल हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस लिखेंगे और शेप्स ऑफ द ऑर्बिटल के बारे में भी बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।